Hello, beautiful people. I welcome you all to Weirdly Wired. My name is Ishi Doble, and I'm a first year undergraduate student of the Department of Mechanical Engineering enrolled in its dual degree course. Over here are some of my credentials. In today's video, we'll be discussing the section 3 of Advanced 2021 Paper 1 Chemistry section. आज हम लोग Chemistry DPP 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So let us begin with today's questions without wasting any further time. So let us begin with question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये बोलता है कि ये हमें अल्फा डी ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर दे रखा है. इसको हमने ट्रीट किया है HNO3 के साथ टू फॉर्म P. अभी P का जो रोटेशन है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करता है, दैट इज प्लस 52.7 डिग्रीज. द कंपाउंड और द कंपाउंड्स मल्टीपल करेक्ट वाला है which on reaction with HNO3 will give the product having degree of rotation minus 52.7. इसका मतलब हमें फाइंड करना है बेसिकली P का enantiomer. Let me just write it down. Enantiomer of P. We have to basically find the enantiomer of P. अभी P क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमें given है कि HNO3 के साथ react किया है ना. HNO3 is a very strong oxidizing agent. It is a very strong oxidizing agent. अब ये CHO ये aldehyde group है. aldehyde group को भी carboxylic group में convert कर देगा. यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप को भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा. लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर. P जो है दैट विल बी, ये रिएक्शन करने के बाद आएगा COOH COOH. फिर यहाँ पर बीच में 4 लाइंस आएंगी OH 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 और OH है ना. ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये मुझे याद है बाय रिपीटेशन. मैंने काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो इसलिए मुझे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो गया. ये हमारे पास P आ गया. अभी P का हमें अल्फा दे रखा है. अभी हमें निकालना है माइनस 52.7 वाला. इसका मतलब हमें बेसिकली फाइंड करना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, इनको रिएक्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो एनेंशियोमर होगा P का. हमें एनेंशियोमर ही पूछा है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होना यहाँ पर पता काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो लेट अस गो फॉर ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा. या यहाँ पर ही करके देख लेते हैं. दिस इज COOH, दिस इज COOH. अभी देखो यहाँ पर OH दो साइड पे, यहाँ पर OH दो साइड पे, तो ये तो डायस्टीरियोमर हो गया. ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है. अभी ना ये एनेंशियोमर है, ना ये सेम मॉलिक्यूल है. ये ना ये दो साइड पे OH है और दूसरे दो साइड पे बाकी के दो OH है. ये तो डायस्टीरियोमर हो गया, तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. बी पर देखते हैं. बी में क्या है. बी को अगर हम यहाँ पर देखें COOH COOH, अगर हम B को ऐसे 180 डिग्री तक घुमा दे, 180 डिग्री फ्लिप कर दे, तो क्या बनेगा. 180 डिग्री यहाँ पर ऐसे घुमाने के बाद क्या बनेगा. लेट मी जस्ट शो इट टू यू ओवर हियर. अभी मैं ऊपर के COOH वाले ग्रुप नहीं बनाऊंगा बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि दोनों तरफ वो सेम है. मैं इसको घुमाऊंगा तो यहाँ पर OH है, देखा ये OH राइट साइड में आ जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, ये राइट में आएगा, ये राइट में आएगा. Isn't it same as alpha D glucose? Isn't it same as P? तो ये तो सेम हो गया. B वाला मॉलिक्यूल तो सेम हो गया. फिर इसका मतलब B भी आंसर नहीं है. C पर देखते हैं. चलो C में हम वापस COOH COOH. अभी यहाँ पर ये OH 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 है ना. अभी अगर इसको हम ऐसे फ्लिप कर दे, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको फ्लिप कर दे, तो जाके ये सेम बनेगा. इसका मतलब ये देख रहे हो, मिरर लगाओगे, फिर इसका मिरर इमेज लोगे, तो P नहीं आ जाएगा. यहाँ पर P नहीं दिख रहा. यहाँ पर H है, OH है, OH OH और यहाँ पर OH. Isn't this P? और अगर मिरर लगाने के बाद मुझे P मिल रहा है, इसका मतलब ये मेरा एनेंशियोमर है. दिस इज एन एनेंशियोमर. इसका अल्फा D माइनस 52.7 आएगा. Isn't it? चलो अगर हम D की बात करें, यहाँ पर अगर हम D की बात करें, तो यहाँ पर इसमें हम लोग COOH लिख रहे हैं, फिर COH लिख रहे हैं, OH 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 यहाँ पर ऐसा है. अगर हम इसे पहले तो ऐसे घुमा दे, जैसे हमने इसको घुमाया था, अगर हम इसको ऐसे घुमा दे, क्या आएगा देखते हैं. हमारे पास यहाँ पर OH आएगा, OH 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 ऐसे आ गया. अभी जब हमारे पास ऐसे आ रहा है, isn't this the enantiomer of P? जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, isn't this the same? C और D आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो गए.
इसका मतलब डी भी हमारा आंसर है। सो आंसर जो है दैट इज सी एज वेल एज डी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पर ही कर दिया बिकॉज बार बार स्ट्रक्चर्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड, ये 180 डिग्री सेम प्लेन के अंदर शिफ्ट किया है, इसीलिए ये सेम मॉलिक्यूल है। ये 180 डिग्री सेम प्लेन में शिफ्ट किया, इसलिए इसका आइसोमेरिज्म चेंज हो नहीं रहा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रहा। लेकिन द मोमेंट आई चेंज इट अबाउट दिस एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट में अगर मैं चीजें चेंज करूंगा तो वो अलग प्लेन में हो जाएंगी, तो वो एनांटियोमर्स कहलाएंगे, तब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी। वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बोला गया है कि द रिएक्शन ऑफ Q विथ PHSNA, PHSNA इसमें भी समथिंग लाइक ऐसा कुछ है, ये S यहाँ पर है और ये Na, ऐसा कुछ हमें मॉलिक्यूल गिवन है। अभी ये सारे Q's है हमें गिवन। yields an organic compound that gives positive Karius test on treatment with Na2O2 followed by addition of BaCl2। सबसे पहले तो भैया Karius test पता होना चाहिए, सबसे पहले Karius test पता होना चाहिए। Now let me just revise you the theory। मैं उसके थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। Karius test exactly होता क्या है? It is a test for sulfur, sulfur estimation के लिए होता है ये, sulfur estimation। यहाँ पर exactly क्या होता है? कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर हैलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये कंपाउंड को सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं, अरे यार, सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए CO2 निकल जाता है, H2O निकल जाता है, बचता क्या है हमारे पास? H2SO4। क्योंकि सल्फर कंटेंट वाला है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है ये सल्फर कंटेनिंग ही होना चाहिए, इसलिए H2SO4 भी बन रहा है हमारे पास। H2SO4 मेन प्रोडक्ट है। H2SO4 को जब हम BaCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, Na2O2 और BaCl2, Na2O2 हो सकता है या HNO3 भी हो सकता है, Na2O2 और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए बेसिकली, पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग है, HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग है। BaCl2 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 is the precipitate we get। यहाँ पर AgNO3 भी यूज करते हैं। AgNO3 से क्या होता है, जो AgX से जो हैलोजन पार्ट है वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये अलग रिएक्शन है। H2SO4 जो फॉर्म होता है उसको BaCl2 के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे आफ्टर रिएक्टिंग विद Na2O2 और HNO3 वी गेट BaSO4 एज अ PBT। अभी BaSO4 हमको पता है, BaSO4 आ जाएगा हमारे पास एज द प्रेसिपिटेट। अभी इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं और फिर इसका वेट मेजर करते हैं। इसका वेट मेजर करने के बाद लेट अस लुक हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग POAC। POAC क्या है? POAC मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, इन केस अगर नहीं पढ़ा है तो लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ, जस्ट प्लीज डोंट माइंड अगर मैंने प्रिंसिपल कोई दूसरा वाला अगर वो हेडमास्टर वाला लिख दिया तो, आई डोंट नो द स्पेलिंग करेक्टली। एटॉमिक मास कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जो LHS में या रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू RHS में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके इक्वल, RHS नंबर ऑफ एटम्स। अभी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इसका मतलब मोल्स भी तो सेम होगा, मोल्स भी सेम होगा। तो इसका मतलब सल्फर के लिए अगर हम लिखे, सल्फर के लिए ये वाला जो रिएक्शन है H2SO4 और BaSO4 वाला रिएक्शन देखें तो इधर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है, इधर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है तो फिर हम POAC यूज करेंगे। POAC यूज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर दोनों तरफ सेम होंगे। दिस इज मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर विच इज इक्वल टू मास ऑफ BaSO4 अपॉन मोलर मास ऑफ BaSO4 है जी। अभी परसेंटेज ऑफ सल्फर कंटेंट कितना होता है? मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जो सल्फर का मास है डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, यही तो सल्फर का परसेंटेज होगा, है कि नहीं? अभी मास ऑफ सल्फर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से? व्हाट कैन वी फाइंड? लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन। हमें इसमें से निकालना है, तो MS क्या होगा? MS विल बी व्हाट? मोलर मास ऑफ सल्फर इनटू
मास ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज दैट वी हैव कैलकुलेटेड, जो हमने केरियस टेस्ट के थ्रू फाइंड किया, मोलर मास ऑफ BaSO4 into 1 upon the molar the weight of the compound into 100. ये आ गया हमारा परसेंटेज एस अगर हम इसको कैसे लिखे तो W1 मेरा है, W1 is what molar this is mass of BaSO4, let me write this, mass of BaSO4 divided by W is what mass of compound into 32, that is the molar mass of sulfur, 32 divided by 233, that is the molar mass of BaSO4 into 100. This is the percentage of sulfur present in one organic compound as we have found out using the Carius method. ये हमारा Carius test होता है टोटल में. This is the total of Carius test. अभी Carius test हमें background पता है क्या है. अभी Carius test के लिए क्या मांगता है, इसका मतलब Carius test मांगता है कि जो एटम है उसके अंदर सल्फर की प्रेजेंस होनी चाहिए. आई एम जस्ट सॉरी, उसके अंदर सल्फर की प्रेजेंस होनी चाहिए, की प्रेजेंस. दिस इज व्हाट द Carius मेथड इज आस्किंग अस. अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉसिबल कंपाउंड्स है, ये जो Q है, ये Q pH SNA के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कौन सा Q pH SNA के साथ रिएक्ट करेगा, दैट विल गिव द Carius टेस्ट. मतलब बेसिकली रिएक्शन ही पूछ रहा है तुमको, कौन रिएक्ट करेगा, कौन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जो Carius टेस्ट देगा. अभी इसमें Carius टेस्ट का एज सच कुछ फायदा था नहीं, बस इतना पता होना चाहिए था कि Carius टेस्ट इज यूज्ड फॉर सल्फर डिटरमिनेशन. बट अगेन दिस इज फॉर लर्निंग पर्पसेस, सो इसका मतलब Carius टेस्ट का भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए. चलो देखते हैं. अभी pH SNA क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह लग रहा है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह लग रहा है क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इट इज अ न्यूक्लियस लवर, ये न्यूक्लियस का प्यारा है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है. तो इसका मतलब हमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर है. इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस सारे इसमें सब्स्टिट्यूट पहले तो होने कौन वाला है, सारे क्यूज को अगर हम ध्यान से देखें सब्स्टिट्यूट होने कौन वाला है, हैलोजन 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 हैलोजन, है कि नहीं. यही चीज सब्स्टिट्यूट होने वाली है. अभी सब्स्टिट्यूट होने के लिए क्या चाहिए, हैलोजेंस जो है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो लेकर चले जाएंगे अपना इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छे से, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उतने अच्छे से pH S- को एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट कर लेगा, है कि नहीं. तो हमें यही देखना है कि सब्स्टिट्यूशन साइट्स कौन सी है. एक ही बात करते हैं. ए में क्या है, NO2 के ऑर्थो पे है, NO2 के पैरा पे है, दो NO2 है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ऊपर से इसमें F नेगेटिव भी है यार, फ्लोरीन है, ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल. तो ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो गई, तो इसका मतलब ए तो पक्के से होगा. ए जो है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिएक्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. बी की अगर हम बात करें, बी के मेटा पे इसका इतना इफेक्ट होता नहीं, और आयोडीन है, आयोडीन भी कितना ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नहीं, तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा. बेसिकली हमें क्या पूछा गया, हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, तो ना बी पे तो नहीं होगा फिर सब्स्टिट्यूशन, उस हिसाब से मेजरली तो नहीं होगा. रही बात सी में भी NO2 क्या इसके ये मेटा पोजीशन पे है. यहाँ पर SME है, SME तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो देता भी है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, वीक है बट देता है जरूर, है जी. तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा. अभी आता है डी पर, अभी आते हैं हम डी पर. डी के ऑर्थो में तो है, ऑर्थो में NO2 है, इसके मेटा पे MES है, तो इसका मतलब इधर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इधर से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट लग रही है. इसका मतलब इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, सपोज ये Cl नेगेटिव निकल गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये तो फिर भी कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है, ये प्लस एस एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फलाना फलाना, वो तो पता है हमें. तो इसका मतलब हम एक बाजी को सोच भी सकते हैं कि चलो S नेगेटिव pH यहाँ पर आके रिएक्ट भी कर जाए, यहाँ पर आके S नेगेटिव pH रिएक्ट कर सकता है.
and it is going to form a major product. यहाँ पर Cl नेगेटिव निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. ऑल्सो यहाँ पर NO2 है, MES है, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ये सब्स्टिट्यूशन होगा एंड D इज गोइंग टू बी एन आंसर. मैंने यही गलती करी थी. आई वॉज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड हियर. मैंने D छोड़ दिया था, मुझे लगा सिर्फ A होगा इसका आंसर, मुझे सिर्फ +1 मिला, मुझे +4 नहीं मिला. मेरे 3 नंबर ऐसे ही मतलब मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि D के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल क्वेश्चन है. ये तो मतलब ऐसे 2 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, बस पढ़ने की देरी है. द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोलॉइड्स आर: द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलॉइड सोल्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. रॉन्ग. इसको हम पेप्टाइजेशन नहीं बोलते हैं. पेप्टाइजेशन क्या होता है? हम लोग जो प्रेसिपिटेट है उससे हम कोलॉइड बना रहे हैं यूजिंग ए पेप्टाइजिंग एजेंट. वो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ही होता है. दैट इज नोन एज पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाता है, कोलॉइड से प्रेसिपिटेट नहीं बनाता. सो दिस इज रॉन्ग. Colloidal solution freezes at higher temperature than the true solution at same concentration. Obviously colligative properties. Colligative properties है bro. Colligative properties है, ये obviously correct है. ये तो काफी अच्छे से mention भी किया गया NCERT में कि due to colligative properties that are present in solutions they freeze at a higher temperature or boil at a lower temperature. है जी. Sorry, boil at a higher temperature. सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या गिवन है? कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर. सॉरी यहाँ पर कैसा है? ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, देयर इज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है. तो सॉरी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो इसलिए लोअर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट. इट फ्रीजेस एट अ लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर नहीं. Surfactants form micelle above critical micelle concentration. CMC depends on temperature. Obviously CMC depends on temperature, ये हमें पता है. जितना टेम्परेचर होगा उतना एनर्जी होगा, उतना एफिनिटी होगा एक दूसरे के साथ ये लोग एग्रीगेट फॉर्म करने का. तो yes, obviously this is correct. Micelles are macromolecular colloids. Wrong. Micelles are not macromolecular colloids. Micelles are associative. एसोसिएटिव कोलॉइड्स होते हैं. एसोसिएटिव कोलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड्स की तरह फॉर्म करते हैं. These are associative colloids. So this is also wrong. So the answer is only C. Moving on to question number 14. An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion from state 1 to state 2 followed by reversible adiabatic expansion. पहले तो isothermal हो रहा है फिर adiabatic हो रहा है. The correct plot representing the changes from state 1 to state 3 are. Now I wanted to pause the video and think for at least 2 to 3 minutes कि exactly हमें यहाँ पर करना कैसे है और क्या है, और अपनी स्ट्रैटेजी दिमाग में बना लो. Actually ये हर क्वेश्चन के साथ करना चाहिए, बट मैंने आज ही पॉइंट आउट किया ये कि ये करना चाहिए ऐसा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Let us start with ग्राफ A. ग्राफ A हमें ये बोला गया P वर्सेस V का ग्राफ दिया गया हमें. PV is equal to K, तो dP by dV कितना होगा? माइनस P by V है जी. दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोथर्मल. ये आइसोथर्मल की कंडीशन हो गई. एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होगी? PV गामा इज इक्वल टू K, तो dP by dV कितना होगा? माइनस गामा P by V. नाउ दिस इज फॉर एडियाबैटिक. अभी ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. दिस इज मोर स्टीप. ये ज्यादा स्टीप नहीं होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि गामा के फैक्टर से और वो भी माइनस में है. तो इसका मतलब अगर सपोज ये -2 होगा, ये -2 into 3 होगा. सपोज गामा इज 3, तो दिस इज -6, तो -6 तो छोटा है ना -2 से. इसका मतलब ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्टीप है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये ऐसे जा रहा है, ये ज्यादा स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही है. बी देखते हैं. पीटी ग्राफ है अपना. Let me just write it over here. अगर मैं ये आइसोथर्मल यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ और ये एडियाबैटिक यहाँ पर कर देता हूँ, ये सी नहीं आया. हाँ, दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक. ये यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं. भी हमें पीटी ग्राफ गिवन है. सो P by T is equal to K.
dp बाई dv कितना आएगा? अभी यहाँ पर आइसोथर्मल है सबसे पहले, तो इसका मतलब इसका स्लोप तो आएगा इन्फिनिटी, स्लोप इज इन्फिनिटी, है ना। तो ये तो स्टैंडिंग ग्राफ आएगा, आ गया। ठीक है भाई, 1 से 2 तक आइसोथर्मल है, स्टैंडिंग ग्राफ है, हमें पता है। ठीक है भैया, अभी आते हैं हम यहाँ पर पी वी का पावर गामा इसके, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन आर टी बाई पी इंटू गामा विच इज इक्वल टू के, ये हमने लिख दिया, विच इज वॉट? पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा विच इज इक्वल टू के, है कि नहीं भैया? अभी गामा जो है ग्रेटर देन 1 है, ये तो पता है ना, दिस इज अ फैक्ट कि गामा इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस सी पी बाई सी वी होता है, ये तो हम सबको पता है। 1 प्लस 2 बाई एफ होता है, तो इसका मतलब 1 से तो ग्रेटर है, 1 से तो ग्रेटर है गामा, इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है दिस इज नेगेटिव, ये ऊपर वाला ग्रेटर देन 1 है, नीचे वाला नेगेटिव है, और वो भी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये तो और भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बट नेगेटिव में इसका मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब P P is directly proportional to 1 upon T का पावर कुछ C is some constant, मैं अभी यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, ये C के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब P तो P तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ऐसा है। ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस में ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, दैट इज वाई, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अभी P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, और टेम्परेचर है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, क्योंकि V का पावर गामा ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर गामा इन एडियाबैटिक केस, है जी। तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गई। इसका मतलब जब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो V2 ग्रेटर देन V1 है, इसका मतलब P2 इज लेस देन P1। ये वाले ग्राफ में भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो है प्रेशर इज डिक्रीजिंग ओवर हियर, है जी, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमें ये पता है। अभी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हमें बोला गया है तो प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा इन केस ऑफ एडियाबैटिक, तो इसलिए हमारा ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 2 भी सही है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्राफ सी की बात करते हैं हम, अगर एच एस की बात करते हैं, चलो भाई सी और डी यहाँ पर अपने आप साथ में आ जाएंगे, लेट मी जस्ट शो दिस टू यू ओवर हियर, सी और डी साथ में आ जाएंगे। क्या आइसोथर्मल के केस में डेल्टा एच तो जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता था, व्हाट इज डेल्टा एच, आई एम रियली सॉरी, ये गलती से हो गया, डेल्टा एच क्या होता था, एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी तो जीरो है, तो इसका मतलब डेल्टा एच भी जीरो है कि नहीं? अभी डेल्टा एस क्या होता था, डेल्टा एस इज एन सी वी एल एन टी टू डिवाइड बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अभी वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन क्योंकि एक्सपेंशन की बात हो रही है। टी टू और टी वन तो सेम है क्योंकि आइसोथर्मल है ये, जो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो इसका मतलब डेल्टा एस इज व्हाट, डेल्टा एस इज एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब डेल्टा एस जो है, एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, है जी। तो इसका मतलब 1 से 2 में एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन डेल्टा एच जो है वो जीरो है, तो ये तो लाइन आ गई हमारे पास। अभी एडियाबैटिक के केस में देखते हैं, एडियाबैटिक के केस में क्या होगा, एडियाबैटिक के केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, जो भी चेंज इन हीट हो रहा है। अभी एडियाबैटिक के केस में क्या है, यहाँ पर ये जीरो है, ये भी है ना, एडियाबैटिक के केस में डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, डेल्टा क्यू इज जीरो। अभी डेल्टा क्यू इज जीरो, इसका मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता था, दिस इज ऑल्सो जीरो, डेल्टा एस जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर एस इज कांस्टेंट और यहाँ पर एच बढ़ रहा है, एच कैसे बढ़ रहा है एच कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच इज व्हाट, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी था। अभी डेल्टा टी जो है दैट इज इंक्रीजिंग इन दिस केस, एडियाबैटिक सॉरी डिक्रीजिंग हो रहा है, एन सी पी डेल्टा टी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि डेल्टा टी जो है दैट इज लेस देन जीरो, डेल्टा टी इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, एन सी पी डेल्टा टी, तो डेल्टा एच भी
ये नीचे ये डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एच डिक्रीज कर रहा है बेसिकली। तो इसका मतलब हम इसको ये एरोज ऐसी होनी चाहिए, ये एरोज ऐसी होनी चाहिए, तब जाके सी करेक्ट होगा ऑप्शन, अदरवाइज सी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। 2 से 3 डेल्टा एच शुड नॉट इंक्रीज। यहाँ पर एंथैल्पी नहीं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर चेंज इन हीट क्या है, वो तो जीरो है, बट बिकॉज डेल्टा टी इज लेस देन जीरो, इसलिए डेल्टा एच भी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो फिर वो एरोज अगर उल्टे हो जाएंगे तो हो जाएगा। डी की बात करें, यहाँ पर 1 से 2 में टेम्परेचर सेम है और यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है, यस एंट्रोपी बढ़ रही है। और 2 से 3 में क्या है, एंट्रोपी सेम है बट टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो घट रहा है ना, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, यस। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए बी और डी हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर एंट्रोपी सेम है, यहाँ पर टेम्परेचर सेम है और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मेटलर्जी का है। The correct statements related to metal extraction processes is or are: a mixture of PBS and PBO undergoes self reduction. This is a known fact. PBS and PBO self reduction करके SO2 बनाता है। रिएक्शन कैसी होती है, PBS plus 2 PBO will give 3 PB plus SO2। अगर मेटलर्जी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ऐसे फ्री के नंबर मिल सकते हैं आपको। These are really simple, काफी इजी होते हैं ये। In the extraction process of copper from copper pyrites, silica is added। सिलिका ऐड होता है, नो डाउट सिलिका ऐड होता है, लेकिन वो सिलिका ऐड करने के बाद बनता है एग्जैक्टली ये है, CO2S plus FeS। ये बनता है सिलिका ऐड करने के बाद, क्योंकि सिलिका ऐड क्यों करते हैं, सिलिका इज फ्लक्स, फ्लक्स ऐड करते हैं हम लोग बाकी का स्लैग हटाने के लिए, जितना फालतू का आयरन कंटेंट है जो भी है वो सब हटाने के लिए हम लोग सिलिका ऐड करते हैं। कॉपर सिलिकेट नहीं बनता उससे, CO2S बनता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग, रोस्टिंग वाला मेथड हमें पता है, SO2 प्रोड्यूस होता है उसमें पार्शियली, फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूसेस कॉपर ब्लिस्टर। यस, SO2 तो होता है और ये SO2 इवॉल्व होने की वजह से ऐसे बबल सा शेप आ जाता है, ऐसे उसके अंदर बबल सा शेप आ जाता है, इसलिए उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। सो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। इन द साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम NaAuCN2 होल ट्वाइस। यस, ये तो नोन फैक्ट है। कैसे, AuCN2 2 माइनस प्लस या जिंक। नाउ ये रिएक्शन हमें, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये रिएक्शन हमें क्या देगा, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू गिव अस ZnCl4 2 माइनस प्लस 2Au। अगर मैं इधर 2 लिख देता हूँ, 2Au, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट, डी भी हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने, मुझसे तो एंड तक पढ़ी नहीं गई, मैं पढ़ के आया था बट देन आई फॉरगॉट, एंड इट्स परफेक्टली ओके। अगर नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमें ये गिवन है कि मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स गिवन है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन S व्हिच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अभी इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, लेयर बाय लेयर, ग्रुप बाय ग्रुप हमें एक प्रोसीजर बताया जाता है कि हमें कौन से ग्रुप का एनायन है, कौन से ग्रुप का कैटायन है, हमें ये पता करना होता है। अभी वो लेयर बाय लेयर तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पर हमें ये गिवन है कि डाइल्यूट HCl के साथ कौन रिएक्ट करता है और डाइल्यूट NaOH के साथ कौन रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे व्हाइट PPT देने के लिए। तो दिस इज द टेबल दैट आई हैव अटैच्ड ओवर हियर। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन PbNO3 होल ट्वाइस PbCl2 देगा, NO3 होल ट्वाइस PbOH होल ट्वाइस देगा NaOH के साथ, ये दोनों व्हाइट PPT है। NO3 नेगेटिव HCl के साथ रिएक्ट करता है बट ये सॉल्युबल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर Cl है, यहाँ पर NO3 है। ऐसे ही हमने यहाँ पर सारे रिएक्शन दे रखे हैं। सो हमें ये देखने को मिलता है ये सारे रिएक्शंस को एनालाइज करने के बाद कि देखो चलो भाई, PbNO3 तो रिएक्ट कर रहा है दोनों के साथ है जी, तो PbNO3 वाले 3 हमारे पास है और हमें अभी ये चेक करना है अभी कौन से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जिंक वाली रिएक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं, हाँ ये है, जिंक वाली रिएक्शन यहाँ पर नहीं करती है, जिंक वाली रिएक्शन यहाँ पर व्हाइट PPT इस वाले में देती है।
ठीक है, तो जिंक भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स गिवन है, तो इसका मतलब आइदर ये वाइट पीपीटी दे रहा है, या तो फिर ये दे रहा है, या तो फिर दोनों दे रहे हैं। अगर कोई एक नहीं भी देगा तो भी चलेगा। ठीक है, जिंक भी दे रहा है। बाइस्मथ का देखते हैं। बाइस्मथ यहाँ पर वाइट पीपीटी दोनों में दे रहा है, सीएल में और एनएओएच में, दोनों में दे रहा है। यस। एजी की बात करें हम, एजी दे रहा है क्या? एजी इधर वाइट दे रहा है, इधर ब्लैकिश ब्राउन दे रहा है। और बाइस्मथ का क्या है? बाइस्मथ इधर वाइट दे रहा है, इधर वाइट दे रहा है। यस, ये भी ये एक सही आंसर हो सकता है, हो सकता है। PbNO3 होल ट्वाइस एंड HgNO3 होल ट्वाइस, ये क्या है? ये तो सॉल्युबल है, ये एलियोप्रेसिपिटेट है, तो फिर ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अच्छा नहीं, यहाँ पर PbNO3 गिवन है, तो ये सी ऑप्शन में हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन फॉर द सॉल्ट मिक्सचर इज, सॉल्ट मिक्सचर पे PbNO3 देता है, ZnNO3 भी देता है, ये भी देता है। यहाँ पर AgNO3 और बाइस्मथ दोनों दे रहे हैं एक पॉइंट को। और बट हाँ, यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि ये जो ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी है, NOH के साथ जब करेगा, ये ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी ज्यादा डोमिनेंट होगा, क्योंकि व्हाइट से ज्यादा डोमिनेंट तो ब्राउनिश ब्लैक है ना। तो यहाँ पर व्हाइट पीपीटी दिखेगा नहीं, होगा बट दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम बाइस्मथ को एक्सक्लूड ही करते हैं इसमें से। दिस वाज द रीजनिंग दैट वाज गिवन बाय एडवांस कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता। बाइस्मथ का व्हाइट पीपीटी होगा, वो जरूर होगा, लेकिन इसका ब्लैकिश ब्राउन है, वो आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर HgNO3 का क्या है? यहाँ पर येलो पीपीटी वगैरह आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। आई होप ये थोड़ी सी रीजनिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट सी है। आई नो कि यहाँ पर ब्लैकिश ब्राउन पीपीटी है तो वो दिखता नहीं है, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर येलो है तो वो दिखेगा नहीं। यस, हमें यही, अब अगर एडवांस है हमें यही आया है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे। ठीक है, सो विद दिस हमारे सेक्शन 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। एंड दिस वाज अ वेरी ट्रिकी सेक्शन, आई वुड से। मतलब मैंने तो इसमें से मतलब 2 क्वेश्चन, हाँ मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा भी नहीं जमा था, मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं जमा था। मुझे वो जैसे वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था, वो भी मुझे इतना अच्छे से जमा नहीं था। मुझे तो बहुत टाइम लग गया था, मैंने तो बहुत अजम्पशन लगा के मेरा एक सही हो गया था वो गलती से। ऑब्वियसली ऐसी चीजें मत करना यहाँ पर। या तो यहाँ पर पार्शियल मार्किंग है, या तो फिर यहाँ पर स्ट्रेट अवे -2 है। -2 बहुत ज्यादा है एडवांस में, क्योंकि एक एक नंबर पे तुम्हारा हजारों में डिफरेंस आ सकता है रैंक में। दैट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, सो ईच एंड एवरी मार्क काउंट्स इन जेई एडवांस, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर। ओके, एनीवेज, चलो भाई, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Remember, be limitless because you are limitless. Thank you so much. Bye.